डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता टेक्निकल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो का स्टडी करेंगे। कुछ एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग डेट बहुत जल्द आने वाली है। उसको ध्यान में रखकर कुछ छात्रों का हमको ये जो मैसेज प्राप्त हुआ था उसके रिगार्डिंग एक वीडियो तैयार की जा रही है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये शेड्यूल हम लोग का टॉपिक वाइज चलता रहेगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग इस पे अपना लाइक कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि जैसा आप लोग को बेनिफिट होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज इसका डिस्क्रिप्शन के साथ आगे का वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और बनाते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। इस सेट में पूरे 25 क्वेश्चन का हम लोग अभ्यास करेंगे। और अभी देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध मापन का मौलिक मात्रक होता है। तो प्रतिरोध मापन का मौलिक मात्रक ओम होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युतिक परिपथ यानी ये इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करती है, उसमें जो रजिस्टर रुकावट के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो है हमेशा क्या होता है कि धारा प्रवाह की मात्रा को घटाने के लिए प्रयोग किया जाए। जहाँ भी बैरियर लगेगा वहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा जो भी सर्किट होगा, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो ब्रेकर का काम करता है रुकावट करने का, उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ वे रजिस्टर का ही होता है, जो पूरे सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करते हैं। तो इसका हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा प्रवाह की मात्रा को घटाने के लिए हम लोग वैद्युतिक परिचय। हम लोग चलते हैं, अचालक का प्रतिरोध मापने के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा। तो ये आपका होता है अचालक का सबसे ज़्यादा इंसुलेटर का हम लोग प्रतिरोध मापने के लिए मैगर का प्रयोग करते हैं। मैगर मीटर होता है जिसमें हम लोग इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मल्टीमीटर और आपका डिजिटल मल्टीमीटर और मेगर जो आपका सिंपल मल्टीमीटर होता है उससे हम लोग सामान्य रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस जिसमें अचालक होता है वहाँ पे हम लोग मैगर मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं और मेगा से इंसुलेशन कई गुना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का हम लोग मेजर इससे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ओम के नियमानुसार प्रतिरोध R तथा धारा I तथा विभवांतर V के संबंध को व्यक्त किया जाता है। तो ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसमें आपका 4 का ऑप्शन ए सही है, I = V/R होता है। उसी तरह से हम लोग निकालते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम में हम लोग वोल्टेज और करंट के बारे में एक समानुपाती का नियम को पढ़ते हैं और इसी नियम के आधार पर हम लोग 3-4 फार्मूला निकालते हैं। पहला फार्मूला जैसे देखते हैं, आप लोग सबको जैसा कि ज्ञान भी होगा और ये प्रत्येक क्वेश्चन ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये VBI क्वेश्चन है। इसमें हम लोग R बराबर जैसे निकालना होगा तो V/I होगा, V बराबर निकालना होगा तो V बराबर I/R होगा, I बराबर V/R हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का इस तरह से प्रैक्टिस करके इससे नॉमेरिकल भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जैसे एक नॉमेरिकल है, दर्शाया गए चित्रानुसार संयोजित 3 प्रतिरोध हो, R1, R2 और R3 का कुल प्रतिरोध क्या कीजिए। जबकि देखिए कि तीनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 के 60 के 60 के, तो इसका आंसर आपका होगा 20×3=60। यानी आप इसको टोटल, जैसा कि हम एक नॉमेरिकल का वीडियो पिछले ये में अपलोड किए थे, उसमें जोड़े बताए थे कि अगर सामान्य वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलता है तो हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल गिन लीजिए 1 2 3 रेजिस्टेंस 60 ओम का है, तो 60 को 3 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 किलो ओम। तो इसका 5 का आंसर क्या हो गया, वो 20 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंद शाखा परिपथ लूप में विभिन्न पुर्जों के आर पार वोल्टता पात मानों का योग बराबर होता है। यानी ये कहता है कि आपका करंट लॉ, वोल्टेज लॉ के बारे में, जैसा कि किरचॉफ्स का ये रूल है, तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कि एक बंद परिपथ में जो है विभिन्न पुर्जों के आर पर वोल्टेज मान का योग बराबर होता है किसके। तो 6 का आपका हो गया आंसर, आरोपित VT बराबर होता है इसमें V1 + V2 + V3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फिर दर्शाए गए परिपथ में I4 का मान क्या होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन I4 में = वाट पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये जो है आपका किरचॉफ्स के पॉइंट लॉ को दर्शाता है। किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है, या करंट लॉ कहिए या पॉइंट लॉ कहिए, दैट इज सेम। तो इसमें हम लोग क्या होता है कि कुल इनकमिंग करंट और कुल आउटगोइंग करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इसमें I4 का मान पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का 4, ऑप्शन 4 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेंशियोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं
आपका परिवर्तित मान प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जो रेजिस्टेंस जिसके मान के बराबर होता है उसमें हम लोग उसका मान कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो उस पर अंकित होता है। जैसे 10 के लिखा हुआ है तो 0 से लेकर के 10 के तक हम उसके मान में प्रतिरोध कम में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीसेट क्या होता है एक प्रकार का। तो ये क्या होता है कि आपका ये समायोजित मान प्रतिरोधक होता है। इसमें भी हम लोग वेरिएबल करते हैं, उसमें प्रीसेट में भी एलाइनर डाल करके हम लोग आगे पीछे उसके मान में परिवर्तन कर करके हम लोग इसको सेट करते हैं। तो ये समायोजित मान प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान क्या होगा। यानी एक सर्किट दिया गया है उसमें आई का मान पूछा है, तो इसमें आपका डायरेक्ट जो है ये जो कुल इनकमिंग करंट, इसमें टोटल जो करंट दिया गया है उसमें आई बराबर होता है V/R। तो इसमें हम लोग इस तरह का व्यवस्था में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें देखेंगे ऐसे इस रेजिस्टेंस इस सर्किट के अनुसार इसका मान 0 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपका कलर कोडिंग से क्वेश्चन है। ऑरेंज, लाल, भूरी तथा सुनहरी रंग पट्टियों वाले कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि हम कलर कोड का रेजिस्टेंस का आपका एक चार्ट बताए थे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो है इसका कलर कोड निकालिएगा तो ऑरेंज का आपका 3 होता है, लाल का आपका 2 होता है, अब भूरी का तीसरा घर में होता है 10⁻1। तो अगर 32 को 10 से गुना करेंगे तो 320 ओम आएगा। तो 320 और आपका फोर्थ कलर आपका बोले थे टॉलरेंस के लिए तो ये ±5% होता है इसका सुनहरी का, तो ±5% लगाएंगे। यानी इसका 11 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 320 ओम ±5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 1.5 ओम के प्रतिरोध की रंग पट्टी क्या होगी। तो जैसा कि आप लोग कलर कोड का अगर सही से हमारा वीडियो देखे होंगे तो ये भी आपको आराम लगेगा और इसको आप आराम से बना सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 का आंसर देखेंगे कि पहला घर में 1 है, तो 1 हम लोग का पहला घर में आता है ब्राउन का, तो भूरा हो गया। अब इसमें ग्रीन आपका 5 पहले पट्टी में, दूसरे घर में ग्रीन का दूसरा कलर ग्रीन का 5 है तो 5 हो गया। और इसको तीसरे कलर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1। अगर सुनहरी का हम लोग कलर लेते हैं तो गोल्डन में क्या होता है आपका 15 × 0.1 = 1.5, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर। किसी कुंडली का प्रेरकत्व निर्भर करता है, यानी कहता है कि किसी कॉइल में जो इंडक्टेंस होते हैं, प्रेरकत्व होता है, वो किस पे निर्भर करता है। तो 13 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी कारकों पर, इसलिए चूंकि कुंडली के लपेटों की मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, लपेटों की कुंडली के यानी कॉइल की बात करें, कॉइल के लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है, और उसमें डाला गया कोर पदार्थ पर, यानी आयरन कोर डाले हैं, एयर कोर डाले हैं, जैसा कोर रहेगा उस पर, यानी सभी पे इसका प्रेरकत्व निर्भर करता है, इंडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 लपेटों वाली कुंडली का प्रेरकत्व 5 मिली हेनरी है। यदि लपेटों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 10 मिली हेनरी। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्टर का कॉइल हम लोग जैसे सीरीज पैरेलल वाला पढ़ते हैं, तो एक वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल का इसका बनाएंगे आगे वाले क्लास में, और ये टॉपिक चलेगा तब जब हम लोग कॉइल पढ़ाएंगे। इसको हम लोग तत्काल में देख लेते हैं, इसका भी हम लोग L1 L2 निकालते हैं, और नंबर्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तत्काल इसका जो है हम लोग आंसर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 10 मिली हेनरी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायु कोर तथा फेरिट कोर प्रेरित इंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। प्रेरित तो मतलब इंडक्टर्स के बारे में चर्चा की रही है। फेरिट कोर का प्रयोग हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। वायु कोर आपका एयर जितना भी आप देखते हैं जहाँ जहाँ गैप होता है तो हम लोग LF RF ये सब शॉक लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग वायु कोर फेरिट कोर का प्रयोग किया जाता है। विशेषता इसी पे हम लोग जो है एंटीना को सेट करते हैं, फेरिट कोर उसी में डाला जाता है। तो हम लोग 15 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का उपयोग जो होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में किया जाता है, मतलब उच्च आवृत्ति परिपथ में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त प्रेरित होते हैं, मतलब रेक्टिफायर सर्किट जो हम लोग का AC से DC को PDC में बदलने के लिए हम लोग जो फिल्टर के लिए कुछ इंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग किस टाइप का किस वैल्यू का प्रयोग करते हैं, तो ये कुछ हेनरी का होता है रेक्टिफायर सर्किट में, कुछ हेनरी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कुंडली Q का मात्रक क्या होता है।
हेनरी कुंडली का मात्रक है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, कूलाम आपका हम लोग मेजर करते हैं जो कैपेसिटर का, तो कूलाम आवेश का मात्रक है। तो इस तरह से इसमें जो क्यू का मात्रक होगा वो इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर, कॉइल का यानी कुंडली का अपघात यानी इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस व्यक्त किया जाता है किस में? तो आपका 18 का हो जाएगा जेड एल इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं। जेड एल को हम लोग सूचित करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इम्पिडेंस से, ये इम्पिडेंस है। जेड सूचित करता है इम्पिडेंस को, इसमें सभी मिला करके व्यवस्थित होते हैं। तो इसका हम लोग जेड एल इक्वल टू लिखते हैं रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पर एक्सएल स्क्वायर की जो बात हो रही है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का हम लोग इसमें मान निकालते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दो कुंडलियों को खाली जगह रखा जाता है तो उनके बीच सह प्रेरकत्व विद्यमान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 19 का 2 होगा। एक दूसरे के पास रखा जाता है तो उसमें सह प्रेरकत्व मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस विद्यमान होता है, जिस पर हम लोग का ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो ये दोनों के बीच में कोर डालते हैं और इसमें प्राइमरी में इनपुट देते हैं और सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के आसपास रखते हैं तो इसमें सह प्रेरकत्व का विद्यमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर, यदि 1 हेनरी का मान कोई कुंडली किसी दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित करती है तो परिवर्तन दर होता है। तो क्या होता है? तो 20 का हो गया आपका एक धारा इक्वल टू होता है 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलेंगे इसके बाद, कैपेसिटर का नामकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। तो ये देखेंगे कि इसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है। तो इसमें आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, प्रयुक्त अचालक पदार्थ पर हम लोग इसका जिस टाइप का इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं उसी टाइप का उसका नामकरण हो जाता है। जैसे अगर हम पॉलिस्टर का प्रयोग करें तो पॉलिस्टर कैपेसिटर, सेरामिक का प्रयोग करेंगे तो सेरामिक कैपेसिटर, जिस प्रकार के इंसुलेटर का डालते हैं तो उसी तरह से इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया, किसी कैपेसिटर की धारिता निर्भर करती है किस पे? जैसा कि हम लोग एक वीडियो में भी बताया है कि किस पे निर्भर करेगा। एक इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में वो बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तत्काल हम लोग देखते हैं कि किसी कैपेसिटर की धारिता किस पे निर्भर करती है। तो ये करता है चालक पदार्थ पर भी, प्लेटों के क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर, यानी चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन इसका सही है, यानी उपयुक्त में से सभी कारकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आपका देखते हैं। इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो है निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर में ध्रुवता होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में हम लोग को ध्रुवता मिलेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग का 23 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा, यानी विद्युत अपघटनी जिसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग कोई प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैराड से अधिक धारिता का आवेशित संधारित्र कार्य करता है किस पे? तो आपका 24 का हो गया, आपका 24 का भी हो जाएगा आपका 3 नंबर, अस्थायी वोल्टता स्रोत की भांति पर ये काम करता है। 1 माइक्रोफैराड धारिता मतलब उसकी कैपेसिटी जो होती है, कितना आवेश को ग्रहण कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 ये क्या होगा, अस्थायी वोल्टता स्रोत की भांति ये क्या करता है, कार्य को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। किसी संधारित्र के लिए आवेश Q, वोल्टता V और धारिता C का संबंध व्यक्त किया जाता है। तो ये आप इससे नॉमेरिकल भी बना सकते हैं। तो ये 25 नंबर का Q इक्वल टू होता है C इंटू V। तो इस तरह से आज हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो 25 टारगेट आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।